स्कूल और कॉलेजेस उनको हमने कवर किया। वहाँ हम दैनिक भास्कर तय करता है कि कौन सी स्कूल में अमुक डे जाना है, उस अमुक स्कूल में हम जाते हैं। वहाँ सारे स्टूडेंट्स को बैठाया जाता है और इस विषय पे जेंडर समानता को लेके हम सभी लोग, जिसमें हमारी संस्था की ओर से एक व्यक्ति, जिला PCPNDT सेल की ओर से एक व्यक्ति और दैनिक भास्कर की ओर से, ये 3 लोग मुख्य रूप से वक्ता होते हैं। वो तीनों अपनी बात कहते हैं जेंडर समानता को लेके, कन्या भ्रूण हत्या से होने वाले नुकसानों को लेके और ज़िले के आंकड़ों को लेके हम अलग अलग विषय पे विस्तार से लोगों के साथ बात करते हैं। यही नहीं, हम कॉलेज और स्कूलों में स्टूडेंट्स के साथ उनके गांव में जो स्थितियां हैं उनसे एक एक से पूछ के, मतलब पूरा डायलॉग एक दूसरे बच्चों से भी हम करते हैं और उस विषय पे बात करते हैं कि जेंडर की क्या स्थिति है, जेंडर असमानता कितनी है और जेंडर असमानता के कारण से जो कन्या भ्रूण हत्याएँ हो रही हैं उसको हम कैसे रोक सकते हैं। उनको शपथ दिलाते हैं और जो लोग एग्री होते हैं उनसे हम उस बैनर पे हस्ताक्षर करवाते हैं और वो लोग हस्ताक्षर करते हैं। ये कैंपेन हमें अब 2 साल हो गए हैं चलाए हुए। गर्मियों की छुट्टियों में ये कैंपेन बंद रहता है, एग्ज़ाम्स जब बच्चों की होती हैं तब ये बंद रहता है। इसके अलावा लगभग साल में हम ये कहें कि 365 दिन में से करीब 200 दिन ये कैंपेन चलता है। इस कैंपेन का असर जितनी भी ज़िले में भागवत कथा होती हैं उसमें भी हम इस विषय को लेकर चर्चा करवाते हैं। जो भी उसमें भागवत कथा का मुख्य वक्ता होता है वो कन्या भ्रूण हत्या को लेके कुछ बोले, जेंडर समानता को लेके कुछ बोले। आज दैनिक भास्कर के सहयोग से इस कार्य में ये प्रगति हुई है कि ज़िले के किसी भी कॉलेज में यदि कोई भी इवेंट होती है तो कन्या भ्रूण हत्या पे निश्चित रूप से बात होती है, जेंडर समानता पे निश्चित रूप से बात होती है। ये एक हमारा, मैं ये कहूँगा कि हम 2 तरीके से चलते हैं। एक्ट की पालना अर्थात हम एक्शन की बात भी करते हैं और हम अवेयरनेस की भी बात करते हैं। 2 पैरेलल चीज़ें हम लेके चलते हैं। देखिए, मेरा जो NGO है वो महिला उत्पीड़न के मुद्दे पे पिछले 23 साल से काम कर रहा है। और जब हम महिला उत्पीड़न की बात करते हैं तो महिला हिंसा और महिला उत्पीड़न का एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध कन्या भ्रूण हत्या है, ऐसा मैं मानती हूँ। तो हम निश्चित रूप से इस मुद्दे के प्रति बहुत संवेदनशील थे, बहुत चिंतित थे। और आए दिन अखबारों में जिस तरह हम पढ़ते हैं कि डस्टबिन में, कूड़े करकट में, नालियों में लड़कियों के शव मिले हैं, तो निश्चित रूप से ये सूचनाएं हमें बहुत कचोड़ती थी, बहुत तकलीफ़ देती थी। तो लगा कि इस मुद्दे पे सघनता से काम करने की ज़रूरत है। इसी बीच उदयपुर में CFAR के द्वारा कार्यशालाएं आयोजित हुई और मैं भी उस कार्यशाला में गई और मैंने देखा उस कार्यशाला के बाद में कि हम लोग काम तो कर रहे थे, संवेदनशील थे, पर कानून की समझ हमें इस मुद्दे पे बहुत गहरी नहीं थी। तो उन कार्यशालाओं के माध्यम से हमें PCPNDT कानून की बहुत गूढ़ और बहुत सूक्ष्म कानून की समझ बनी। जब कार्यशाला के बाद में मैं अपने ज़िले में गई और 2005 में मैंने अपने व्यक्तिगत स्तर पे एक डेकोई भेज के और हॉस्पिटल्स में पता किया और मैं ये समझना चाहती थी कि क्या मेरा ज़िला भी इस समस्या से मुक्त है या नहीं। तो मैंने पाया कि वहाँ तो बहुत धड़ल्ले से कानून का दुरुपयोग हो रहा है, मशीन का दुरुपयोग हो रहा है। और मैंने उस डेकोई को जब भेजा तो देखा कि कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं था ज़िले में जिसने लिंग जांच से मना किया हो। हर एक डॉक्टर तैयार था और मनमानी फीस वसूल कर जो मन में आ रहा था, जैसे सामने वाले की मजबूरी देखता था वैसा ही वो दाम उस महिला से मांग रहा था। और ज़िले में बहुत धड़ल्ले से इस कानून की धज्जियाँ उड़ रही थी, इस कानून का दुरुपयोग हो रहा था। डॉक्टर जो सोनोग्राफी कर रहा है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किसी और का लग रहा है, क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, बोर्ड्स नहीं लगे हैं, फॉर्म F जो हर महीने 4-5 तारीख को भेजा जाना चाहिए, 6-6 वर्षों से सरकारी हॉस्पिटल से फॉर्म F नहीं भेजे जा रहे हैं। CMHO से जाके जब बातचीत किया
तो पिछले 6 वर्षों से वही सलाहकार समिति जिले में काम कर रही है, जबकि कानून कहता है कि 3 साल में वो सलाहकार समिति बदली जानी चाहिए। तो कई तरह की अनियमितताएं मैंने क्लिनिक्स पे देखी और प्रशासन की जानकारी में लाई कि ये कानून की अवहेलनाएं इन क्लिनिक्स पे हो रही है। देखिए, हमारे ज़िले में जो सलाहकार समिति गठित है, जिसका काम है इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन करवाना, कानून की निगरानी रखना, वही स्वयं कानून के बारे में बहुत जानकारी नहीं रखती थी। तो मुझे लगा कि सबसे पहले तो जो ज़िले में सलाहकार समिति है उसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। तो जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है उनसे हमने जानकारी ली और पूछा कि कैसे आप ज़िले में काम कर रहे हैं। तो कई अनियमितताएं उजागर हुई। समय पे बैठकें आयोजित नहीं होना, जो नए आवेदन सोनोग्राफी मशीन्स के लिए किए जा रहे हैं उनका इंस्पेक्शन नहीं करना, वैसे ही उनको आवंटित कर देना। जो पैसा सोनोग्राफी मशीन के रजिस्ट्रेशन का ज़िले में जमा हो रहा है, उस पैसे का उपयोग इम्प्लीमेंटेशन और इस PCPNDT के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए काम में लिया जाना चाहिए, वो नहीं हो रहा था। तो ऐसी कई अनियमितताएं चर्चा करने पर उजागर हुई और हमने उनसे ये कहा कि नियम ये कहता है और आप ज़िले में ये जो पैसा रजिस्ट्रेशन का है इसको इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए खर्च करें, और वो चीज़ें हमने ज़िले में करवाने की कोशिश की। देखिए, कार्यशाला के बाद में मेरी ये धारणा बनी कि यदि डॉक्टर्स के ऊपर नियंत्रण किया जाए तो इस कानून के माध्यम से, क्योंकि PCPNDT कानून बहुत मजबूत और सशक्त कानून है, अगर इसका उपयोग सख्ती से डॉक्टर्स को इसकी पालना करवाई जाए तो मुझे पूरा यकीन है कि गिरते हुए लिंगानुपात पर काबू पाया जा सकता है। अगर हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम डॉक्टर्स पे स्ट्रॉन्ग होगा तो किसी हद तक हम लोग इस समस्या को रोक पाएंगे, अंकुश लगा पाएंगे। देखिए, जब ज़िले में मैंने पाया कि काफ़ी अनियमितताएं सोनोग्राफी क्लिनिक्स पे हैं, तो मैंने उन अनियमितताओं को लेकर जो ज़िले की इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है, जो समुचित प्राधिकारी हैं CMHO, उनसे जाके और मैंने बैठ के और चर्चा की और उनकी जानकारी में लाई कि हमारे ज़िले में किन किन क्लिनिक्स पे क्या क्या अनियमितताएं चल रही हैं। और उनको लेके जब मैंने बात की और उनको बताया कि आपका काम कानून का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है, यदि आप उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं करते हैं तो आप भी कानून की निगाह में उतने ही जिम्मेवार हैं और आप भी उतने ही दोषी हैं। ये बात मैंने जब CMHO को कही तो उन्हें लगा कि हाँ, वास्तव में, और हमने उनको कानून की किताबें भी दी, यहाँ तक कि उनके पास PCPNDT एक्ट की कॉपी तक नहीं थी, तो वो बिल्कुल इग्नोरेंट थे इन सब चीज़ों को लेकर। तो उन्होंने भी कानून को पढ़ा, अध्ययन किया और उन्हें लगा कि हाँ, वास्तव में ज़िले में इन चीज़ों का अभाव था, ये अनियमितताएं क्लिनिक्स पे थी और उन्हें एहसास हुआ। सबसे पहले तो डिप्टी CMHO की मदद से हमने जब एक कार्यशाला ज़िले में आयोजित की, जिसमें ज़िले के सभी डिप्टी CMHO, CMHOs या कलेक्टर सभी लोग आए और हमने एक दिन का कार्यशाला आयोजित किया, जिसमें कानून के बारे में गहन चर्चा करी कि ये कानून क्या कहता है। तो उस कार्यशाला से सभी की जानकारी में इजाफा हुआ, सभी ने समझा कि कानून क्या है और इसके बाद में डिप्टी CMHOs अपने अपने सेंटर्स पर जाके और उन्होंने हमें बताया कि ये सारी चीज़ें जो आपने बताई थी उनका वायलेशन तो हमारे केंद्रों पे बहुत दिनों से हो रहा है। तो उन्हें समझ में आया कि इतने दिनों से वायलेशंस तो हो रहा था, पर उन्हें समझ नहीं थी कि वास्तव में कानून क्या कहता है। CMHO को हमने एक सपोर्ट सिस्टम के रूप में मदद किया है, काम किया है, क्योंकि काम तो उन्हीं को करवाना है और जो स्ट्रक्चर है विद इन द स्ट्रक्चर CMHO को ही
एक इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी का रोल मिला है और वो उसको उस भूमिका को निभाना है। पर जब हमने देखा कि CMHO अपनी भूमिका का निर्वाह ठीक से नहीं कर रहे हैं, जिन भी कारणों से, क्योंकि उनके पास टेक्निकल सपोर्ट नहीं था, जानकारी का अभाव था, तो हमने उनको टेक्निकल इनपुट्स दिए। हमने उनको कहा कि आपको टेक्निकल इनपुट्स की क्या ज़रूरत है, हम आपके साथ खड़े हैं, पर काम तो आप ही को करना है। तो आज हम ये देखते हैं कि भीलवाड़े में CMHO अपनी भूमिका का निर्वाह पहले की अपेक्षा कहीं बेहतर कर पा रहा है और हम उनके सपोर्ट के लिए हमेशा खड़े हैं। उन्हें जब भी कहीं कोई टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत है, हम हमेशा उनको टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। एक जॉइंट पार्टनर के रूप में हम उनको टेक्निकल सपोर्ट देंगे, परंतु काम तो उन्हीं को करवाना है। दो 2004 में हम एक बाल श्रम पर स्टडी कर रहे थे, तो सबसे पहले जो उसके आंकड़े आए थे बड़े चौंकाने वाले थे। पता लगा कि 1000 लड़कों की तुलना में 648 लड़कियां हैं। ये सर्वे हमने राजस्थान के 10 जिलों में किया था और 10 जिलों की 48 ग्राम पंचायतें थी। तो इस तरीके के आंकड़ों को देख करके बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था कि हो सकता है ये आंकड़े कहीं गलत ना हो। तो इसके लिए हमने दोबारा से इसकी वेरिफिकेशन करने के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज 2 आंकड़े भेज दिए, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं आया। तो हमको लगा कि ये आंकड़े वास्तविक हैं और सही हैं। तो हम इस मुहिम में लग गए कि एक्चुअली ये लड़कियां गई कहाँ, इतनी लड़कियां कम क्यों आ रही हैं। और हमारी एक धारणा बन गई थी कि निश्चित रूप से ये 6 से 14 आयु वर्ग की लड़कियां जो कम हो रही हैं, 648 आ रही हैं, ये कहीं न कहीं मारी जा रही है। इसी बीच CFAR कई जिलों में काम कर रही थी, तो विद्रोही जी को उसमें अपनी एक वर्कशॉप में उनको बुलाया और उन्होंने इस बात का के लिए उनको समझाया कि ये लड़कियां जन्म ही नहीं हो पा रहा है, उन लड़कियों का जन्म से पहले ही उनको मार दिया जा रहा है। लेकिन हमारे धारणा उससे अलग थी, तो हमने अपनी बात की कि लड़कियां 6 से 14 आयु वर्ग में कम हो रही है, ना कि जन्म से पहले की। तो उन्होंने जब 2001 के आंकड़ों का 2001 के सेंसस आंकड़ों का विश्लेषण करके बताया और उस चीज़ों को समझा है कि लड़कियां लगातार कम हो रही हैं और ये पिछले दिनों से ही कम होती चली आ रही है, पिछले सालों से ही कम होती चली आ रही है। इसलिए इसमें 6 से 14 आयु वर्ग में भी इसी कारण से ये लड़कियां कम हो रही हैं। और हमारी इस बात को लेकर के पुष्टि हुई कि निश्चित ही इन लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जा रहा है, उनको जन्म लेने से पहले ही उनको खत्म कर दिया जा रहा है। हमने सबूतों को इकट्ठा करना चाहा कि और भी ज़्यादा मजबूत तरीके हों जिससे सबूत इकट्ठे कर सके कि लड़कियों को गर्भ में जन्म लेने से पहले ही मार दिया जा रहा है। तो हमने 2007 में एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जिसमें डॉक्टर साबू जॉर्ज और ये CFAR की टीम, डॉक्टर नीता सिंह ये आए थे। और जब उनके सामने ये आंकड़े प्रस्तुत किए तो लोगों ने उसको अनमने ढंग से माना
और पूरी तरीके से इस चीज़ को नहीं मान रहे थे कि इतना कुछ आंकड़ों में गड़बड़ी सोनोग्राफी सेंटर के कारण हो रही है या लिंग जांच के कारण हो रही है। फिर इस बात पर चर्चा हुई कि